हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान से संबंधित विषय, जिसमें जापान का संविधान हम पढ़ रहे थे। तो जापान के संविधान का विकास हमने पढ़ा, जापान का नवीन संविधान पढ़ा और जापान के नवीन संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ी थी और जापान के जो संविधान है उसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अध्ययन किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। जापान के संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जापान के नागरिकों के अधिकार। हम पहला पढ़ते हैं समानता का अधिकार। नागरिकों के अधिकारों में पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारत में भी नागरिकों को दिया गया है और जापान में भी नागरिकों को दिया गया है। समानता का अधिकार यानी सभी जो नागरिक होंगे जापानी, वो समान होंगे, चाहे कानून के समक्ष हो, चाहे देश के समक्ष हो, चाहे राज्य के समक्ष हो, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। तो भारत के भांति जापान के नागरिकों को भी समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में अगर बात करें जापान के संविधान के अनुच्छेद 14 में, तो सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, यानी सारे जो वहां के लोग हैं वो कानून के समक्ष, कानून के सामने समान रूप होंगे, यानी कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, कानून के सामने सब बराबर होंगे। और धर्म, जाति, लिंग और सामाजिक स्तर तथा वंश परंपरा के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समानता का रूप दिया जाएगा। अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो विवाह में, जो विवाह से संबंधित है, विवाह दोनों लिंगों की सहमति पर आधारित होंगे, यानी विवाह जो होंगे वो स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति पर आधारित होंगे, यानी वहां पर भी समानता का अवसर दिया है। चाहे स्त्री अगर पुरुष दोनों की अगर इच्छा होगी तो ही विवाह होगा, ये बताता है अनुच्छेद 14। और उनको पारस्परिक सहयोग और पति पत्नी के समान अधिकारों के मूल अधिकारों पर स्थिर रखा गया, यानी पति पत्नी दोनों को इच्छा पर ही विवाह संपन्न होगा। जापान में पहले विशिष्ट लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे जिन्हें पीयर कहा जाता था, लेकिन नवीन संविधान में इन पीयर को भी हटा दिया गया। नहीं, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते थे जिन्हें पीयर कहा जाता था, उन लोगों के अधिकारों को भी नवीन संविधान के अंतर्गत हटा दिया गया है, यानी सभी लोग समान होंगे, चाहे कानून के समक्ष हो, चाहे जाति, लिंग, वंश, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी कारणों से सभी नागरिक समान रूप से होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। अगर दूसरा देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारत में यह भी मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और जापान के नागरिकों को भी प्राप्त है। तो यह स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार शामिल होते हैं, तो हम मेन अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और जापान के नागरिकों को भी प्राप्त है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे विचार और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगर पहला देखें स्वतंत्रता के अंदर, तो विचार, ये देखें तो विचार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। विचार और अंतःकरण की स्वतंत्रता से अर्थ है कि हर व्यक्ति अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, यानी अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र होगा। तो विचार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता को देखें तो यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है और व्यक्तियों को अपने विचार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति को
अपने विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जाता, या अंतःकरण अपने इच्छा से कोई कार्य करे या अपने इच्छा से किसी धर्म को माने या कोई भी कार्य करे तो उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तो विचार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इसमें प्रेस भी आ गया कि प्रेस भी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अंतःकरण की जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से होगा। अगर दूसरा देखें तो समुदाय बनाने तथा भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता। समुदाय बनाने, भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता। समुदाय बनाने एवं भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि किसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति समुदाय बनाते हैं और भाषण दे सकते हैं, और प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर आगे में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता है। किसी भी उद्देश्य के लिए समुदाय बनाने के लिए स्वतंत्र, यानी व्यक्ति अपना समूह बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी कार्य को करने के लिए, भाषण देने के लिए स्वतंत्र है, और प्रेस की स्वतंत्रता यानी न्यूज़पेपर वाले अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो समुदाय बना सकते हैं, भाषण देने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। यहाँ पर व्यक्ति अपने विचार एवं अंतःकरण, व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता है, और यहाँ पर भाषण देने की और प्रेस की स्वतंत्रता है, और समुदाय बनाकर किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता, यानी किसी उद्देश्य के लिए व्यक्ति समूह बनाकर कार्य करना चाहते हैं तो समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। सी देखें तो हमारा साहित्यिक स्वतंत्रता। साहित्यिक स्वतंत्रता। साहित्यिक स्वतंत्रता यानी साहित्य से संबंधित स्वतंत्रता, यानी कि संविधान के अंतर्गत साहित्यिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यानी कोई भी साहित्य लिख सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, कोई भी साहित्य पढ़ सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप इस धर्म के हो तो ये साहित्य नहीं पढ़ सकते। तो साहित्य लिखने की भी स्वतंत्रता है और साहित्य पढ़ने की भी यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता रखेगा और जीवन की सुरक्षा की भी स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 31 के अंतर्गत दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है और वह वहां पर कानून किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ कानूनी मामलों को छोड़कर। यानी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह से जीवन जिंदगी जी सकता है, लेकिन कानूनी मामलों को छोड़कर, यानी कोई कानूनी मामला है तो वहां पर इस स्वतंत्रता को में हस्तक्षेप किया जाएगा। इसके अलावा राज्य किसी भी तरह से इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कोई अपराध किया है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी या शेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपने जीवन की सुरक्षा यानी अपने जीवन जीने की सुरक्षा की गारंटी भी उसको राज्य देता है। तो अनुच्छेद 31 के अनुसार दिया गया है कि जो व्यक्ति होता है वो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित स्वतंत्र है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, यानी कानून के अंतर्गत अगर इसकी स्वतंत्रता का हनन लिखा गया है, कोई अपराध करता है या इस कारण से इसकी स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी किसी भी परिस्थिति में राज्य यहाँ पर हस्तक्षेप
नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जापान और भारत दोनों देशों में यहाँ यह स्वतंत्रता दी गई है। तो शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अगर कोई कानून का हनन करता है तो इनको स्वतंत्रता में हस्तक्षेप रहेगा। बाकी शेष परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से संबंधित स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। अगली बात करें तो अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। अंतिम पॉइंट है स्वतंत्रता में अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। अभियुक्त के प्रतिरक्षा का अधिकार मतलब कार्यपालिका के द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को अभियोग लगाकर उनके साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 37 कहता है कि सभी फौजदारी मुकदमों में यानी फौजदारी मामलों में अभियुक्त को किसी निष्पक्ष न्यायालय से शीघ्र एवं सार्वजनिक जांच कराने का अधिकार है। यानी अभियुक्त किसी फौजदारी मामले में फंसा हुआ है तो वह न्यायालय द्वारा शीघ्र जांच के लिए कह सकता है या सार्वजनिक रूप से जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए कह सकता है। यह उसका अधिकार है। अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार यानी कोई भी अभियुक्त है वो फौजदारी मामलों में फंसा हुआ है तो वह न्यायालय द्वारा सार्वजनिक जांच कराने की मांग कर सकता है और निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर सकता है। तो अभियुक्तों को यह अधिकार दिया गया है। तो अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार में अगर बात करें तो आगे कि अनुच्छेद 38 की अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध यानी खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई अभियुक्त है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ऐसा किया गया है तो यानी मारपीट कर या यातनाएं देकर ऐसा किया गया है तो वह इसके विरुद्ध प्रमाण नहीं माना जाएगा। यानी वो गवाही जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। अगर किसी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया गया है यानी मारपीट की गई है, यातनाएं दी गई है, तो उस कंडीशन में वो गवाही मान्य नहीं होगी क्योंकि वह उसे जबरदस्ती ली गई है। अगर अनुच्छेद 39 की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके ऊपर कार्य सिद्ध न हो। यानी जो अपराध किया है वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सारे केस अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार है जो भारत के जो नागरिकों के अधिकार है वहां पर भी दिया गया है और जापान के नागरिकों के अधिकारों को भी दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 38 कहता है कि अपराधी व्यक्ति को तब तक अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलाई जा सकती। यानी अगर गवाही दिलाई गई है स्वयं के विरुद्ध मारपीट करके, यातनाएं कर देकर, तो वह गवाही मान्य नहीं होगी। अपराधी को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। अपराध सिद्ध होने के बाद ही उसे अभियुक्त माना जाएगा, उससे पहले उसे अभियुक्त नहीं माना जाएगा। तो यह भी जो स्वतंत्रता है भारत के संविधान में दी गई है वही के वही जापान के संविधान में दी गई है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये 5 स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने, भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्यिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा और अभियुक्त की प्रतिरक्षा का अधिकार। आगे की स्वतंत्रता की बात करें तो अगर आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर तीसरी स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये भारत में भी दिया गया है और जापान में भी दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। इसे किसी एक धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसी धर्म को मानोगे। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का
प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म से संबंधित विचार अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र है। राज्य किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देगा, यानी सभी धर्म राज्य के लिए बराबर है। यानी जापान राष्ट्र के लिए सारे धर्म वहां पर हैं वो बराबर है। किसी भी धर्म को विशेष राजनीतिक शक्तियां प्रदान नहीं की जाएगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होगा, सारे धर्म समान रूप से होंगे। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है और प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर पाएगा, अपने धर्म के आचरण को करेगा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करने के लिए स्वतंत्र है और धर्म से संबंधित विचार अभिव्यक्त करने के लिए भी स्वतंत्र है। उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये 3 स्वतंत्रताएं जो हमने अभी पढ़ी है वो भारत के संविधान में भी दी गई है और जापान के संविधान में भी दी गई है। आगे पढ़ते हैं हम चौथी स्वतंत्रता। फोर्थ है हमारी जो तीनों स्वतंत्रताएं दी गई हैं और स्वतंत्रता के तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं वो भारत के संविधान में भी उपलब्ध है। चौथी स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि भारत में भी दिया गया है और जापान में भी दिया गया है। चौथी स्वतंत्रता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? तो चौथी स्वतंत्रता दी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि भारत में भी दी गई है। भारत के समान ही जापान को भी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है कि किसी भी नागरिक को बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता, उसका शोषण नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कार्य किया है, उसे पारिश्रमिक नहीं दिया है, तो इस तरह का कार्य भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा। बच्चों को आप जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते और अन्य कार्य भी बच्चों के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो ये सारे कार्य हैं वो शोषण के विरुद्ध आएंगे। यानी जो कार्य नागरिकों के शोषण को करता होगा वो सारे कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएंगे। जो कि नागरिकों को कानून के विरोध में अगर कोई कार्य करवाया गया है, यानी जो कानून बना हुआ है उसको छोड़कर उसके अपवाद यानी उसके विपरीत कोई कार्य करवाया गया है, तो वह शोषण के विरुद्ध कार्यों के अंतर्गत आएगा। अगला पढ़ते हैं। चौथे के बाद पांचवा हमारा है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार पांचवा है हमारा शिक्षा का अधिकार। यानी जापान के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। यानी शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो भारत की तरह जापान ने भी अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया है। अगर आगे बात करें तो जापान ने अपने नागरिकों के लिए प्रथम 9 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की है। यानी कि प्रथम 9 वर्ष जन्म से बाद में जब स्कूल जाता है तब से लेकर 9 वर्ष तक शिक्षा अनिवार्य की गई है और निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तथा शिक्षा का माध्यम जापानी भाषा में रहेगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो जापान के द्वारा जो प्रगति की गई है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और वर्तमान समय में बात करें तो जापान के 99.9% व्यक्ति साक्षर हैं। सबसे बड़ी बात, जापान में 99.9% व्यक्ति साक्षर है। दूसरी बात करें तो स्त्री और पुरुष को समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तीसरी बात करें तो जो भी प्रथम 9 वर्ष जो बालक हैं, प्रथम 9 वर्ष शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क जापान सरकार द्वारा दी गई है। और अगली बात करें तो जापानी भाषा में इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। और तो भारत के समान ही यहाँ पर भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक स्वतंत्रता, अगली बात देखें तो पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की
सुरक्षा की घरों की सुरक्षा की स्वतंत्रता, घरों की सुरक्षा की स्वतंत्रता, यानी पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। यानी कि जापान का जो संविधान है वो अपने नागरिकों को पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति अपना परिवार और सामाजिक जीवन उचित रूप से व्यतीत कर सके। अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो स्वतंत्रता और परिवार में स्त्री और पुरुष दो हैं, स्त्री को और पुरुष को दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यानी पारिवारिक स्वतंत्रता और घरों की सुरक्षा की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 35 की बात करें तो जो सभी नागरिक हैं वो अपने घरों की सुरक्षा का अधिकार उनके पास है और घर की तलाशी किसी वारंट के आधार पर नहीं ली जा सकती। यानी हमारे भारत में जो घरों की जो तलाशी है वो वारंट के आधार पर ली जा सकती है, लेकिन जापान में घरों की जो तलाशी है वो वारंट के आधार पर भी नहीं ली जा सकती। यानी पारिवारिक स्वतंत्रता भी दी गई है और घरों की सुरक्षा का अधिकार भी उनको दिया गया है। यानी पारिवारिक स्वतंत्रता में परिवार की स्वतंत्र रहेंगे, स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार रहेगा, कोई किसी भी कार्य में उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर घरों की सुरक्षा की बात करें तो वारंट के आधार पर भी इनको तलाशी नहीं ली जाने देंगे, क्योंकि घरों की सुरक्षा का अधिकार इनको दिया गया है। अगली बात करें 7वां अधिकार, तो व्यवसाय और संपत्ति का अधिकार। ये व्यवसाय और संपत्ति का अधिकार, यानी कि जापान के नागरिकों को अपना मनचाहा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है। यानी उन पर किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है और उन्हें संपत्ति रखने का भी पूर्णतः हक प्राप्त है। तो व्यवसाय का अर्थ है किसी भी तरह का व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है और संपत्ति रखने का भी अधिकार इन्हें प्राप्त है। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो व्यवसाय और संपत्ति के अधिकार में अगर अनुच्छेद 22 की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास स्थान बदलने, यानी कि अन्य कई जगह पर जाकर रहने और व्यवसाय करने की छूट प्राप्त है। यानी निवास स्थान बदलने और अपना इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए वह स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर अनुच्छेद 29 की बात करें तो व्यक्तियों को संपत्ति रखने का और धारण करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, यानी संपत्ति रखने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। लेकिन संपत्ति के अधिकार की अगर परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा में निर्धारित करते समय सार्वजनिक हित को दृष्टिकोण में रखा गया है। यानी निजी संपत्ति को उपयुक्त मुआवजा देने पर सरकार जनता के लिए ले सकेगी। यानी निजी संपत्ति है और उपयुक्त मुआवजा देकर जनता सरकार के लिए ले सकती है। जैसे हमारे भारत में भी देखा जाए तो जब सड़क बनती है तो सड़क के किनारे जो उनके निजी संपत्ति होती है उनको सरकार मुआवजा देकर वो जगह खरीद लेती है। उसी तरह जापान में भी संपत्ति का रखने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की आवश्यकता होने पर सरकार इन्हें उचित मुआवजा देकर संपत्ति को खरीद सकती है। तो संपत्ति भी उचित मात्रा में ही रखने का अधिकार है, यानी धन दौलत है वो उचित मात्रा में रखने का ही अधिकार है और व्यवसाय करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। वो कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय चुनने के लिए स्वतंत्र है और संपत्ति जो है वो निश्चित मात्रा में रखने का अधिकार है, यानी एक मात्रा है जो इसके अनुसार संपत्ति रखने का अधिकार है। और निजी संपत्ति को भी सरकार उचित मुआवजा देकर सार्वजनिक संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर सकती है यदि आवश्यकता पड़े तो। अगला है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार 8वां अगर देखें तो राजनीतिक अधिकार, यानी कि सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को
राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी राजनीति में जाने का अधिकार प्राप्त है, राजनीति से संबंधित चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो हर तरह का राजनीतिक अधिकार इन्हें प्राप्त है। अपनी पार्टी बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, मत दे सकते हैं। तो हर तरह के राजनीतिक अधिकार प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनको प्राप्त है। अगर राजनीतिक अधिकारों में देखें तो पहला अधिकार है मताधिकार का अधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार। अगर इसमें बात करें तो पहला है मताधिकार, यानी मत देने का अधिकार। राजनीतिक अधिकारों में पहला है, मैंने बात की थी मत देने का अधिकार, मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। हमारे यहाँ पर भारत में 18 वर्ष पूर्ण होने पर आप मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर मताधिकार की आयु 20 वर्ष है, यानी 20 वर्ष पूर्ण होने पर मत देने का अधिकार मिलता है, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, यानी 20 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर यहाँ पर मत देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत में 18 वर्ष पूर्ण होने पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो मताधिकार की आयु कितनी है? 20 वर्ष दी गई है। दूसरा अगर देखें तो राजनीतिक अधिकार में याचिका भेजने का अधिकार। दूसरा देखें बी अगर देखें तो याचिका भेजने का अधिकार, याचिका भेजने का अधिकार। याचिका भेजने का अधिकार आप समझ गए होंगे पॉइंट से कि याचिका भेजने का अधिकार क्या होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने एवं सार्वजनिक अधिकारियों को हटाने, अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारियों को हटाने के लिए, कानूनों को नए बनवाने के लिए या कानूनों में संशोधन करने के लिए, नियमों में परिवर्तन करने के लिए, नियमों को रद्द करवाने के लिए उन्हें याचिका भेजने का अधिकार है। यानी सरकार को वो याचिका भेज सकते हैं और याचिका भेजने के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं दिखाया जा सकता, यानी समान रूप से सभी व्यक्तियों को याचिका भेजने का अधिकार है। तो कानूनों में परिवर्तन करने के लिए, कानूनों में संशोधन करने के लिए और हर प्रकार से कोई समस्या है तो उन्हें याचिका भेजने का अधिकार है। और याचिका भेजने का जो अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। अगर अगला देखते हैं तो क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर देखें तो क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर क्षतिपूर्ति के अधिकार की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी द्वारा अवैध कार्यों के कारण कोई हानि पहुंची है तो उसे क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी कार्रवाई करने और मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। यानी कोई अधिकारी है जो अवैध कार्य कर रहा है, यानी गैर कानूनी कार्य कर रहा है और उस गैर कानूनी कार्य करने से किसी नागरिक को हानि हुई है तो वह नागरिक उस अधिकारी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकता है और क्षतिपूर्ति के लिए कह सकता है, यानी क्षतिपूर्ति का मामला दर्ज करा सकता है, यानी जो हानि उसको हुई है वो वसूल कर सकता है सरकार से। तो यह क्षतिपूर्ति का अधिकार भी जापानी नागरिकों को प्राप्त है और सभी नागरिकों को, यानी स्त्री हो या पुरुष, किसी भी वर्ग के नागरिकों सबको समान रूप से क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। और देखें आगे तो इसी में राजनीतिक में नागरिकता छोड़ने का अधिकार, यानी डी अधिकार की बात करें, नागरिकता छोड़ने
छोड़ने का अधिकार। यानी जापानी व्यक्ति या नागरिक अपनी नागरिकता भी छोड़ सकता है, उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी नागरिकता का भी त्याग कर सकता है। सभी नागरिकों को विदेशों में बसने और अपनी राष्ट्रीयता छोड़ने का अधिकार है। यानी कोई नागरिक है, वो विदेश जाना चाहता है और वहां पर बसना चाहता है, तो वह जापानी नागरिकता को छोड़ने का अधिकारी है। यानी जापानी नागरिक छोड़कर अमेरिका की नागरिकता या और किसी देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वह आसानी से ले सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये हमारे थे राजनीतिक अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा था मताधिकार, जो कि 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मिलता है। याचिका भेजने का अधिकार, यानी किसी भी कार्य के लिए याचिका सरकार को भेजने का अधिकार है, चाहे वो कानून बनाने का हो, कानून में संशोधन करने का हो, या किसी कार्य के लिए सार्वजनिक किसी कार्य के लिए हो, तो याचिका भेजने का सबको अधिकार है। क्षतिपूर्ति, अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अवैध कार्य किया गया है जिससे किसी नागरिक को हानि हुई है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उनको है। और अपने देश को छोड़कर जाने वाले नागरिकों को नागरिकता छोड़ने का भी अधिकार प्राप्त है। तो यह राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत ये 4 अधिकार मुख्यतः है। अगर आगे बात करें तो 90 अधिकार की अगर बात करें तो भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार। भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार, यानी जापान ने अपने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार ही नहीं दिए, राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों को भी दिया है। तो भौतिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं, जिनमें पहला आता है काम का अधिकार। पहला आता है काम का अधिकार, यानी ये बात करें तो ये आता है काम का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कार्य पाने का अधिकार प्राप्त है। तो जापानी सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कार्य प्रदान करवाने या कार्य पाने का अधिकार प्राप्त है। काम का अधिकार यानी कार्य प्रदान करवाने या कार्य प्राप्त करने का अधिकार है, यानी सभी व्यक्तियों को कार्य पाने का अधिकार है। उसमें मजदूरी का स्तर, काम के घंटे, विश्राम का समय और कार्य की अन्य शर्तें कानून द्वारा तय की जाएगी और बच्चों का शोषण नहीं होगा। यानी काम के अधिकार के अंतर्गत सबको काम पाने का तो अधिकार है ही, लेकिन कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे विश्राम करेंगे, कितने घंटे ओवर ड्यूटी का टाइम होगा, या ये सारी जो चीजें हैं वो जापानी कानून द्वारा निर्धारित की जाएगी और बच्चों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। तो ये काम का अधिकार है, यानी सभी व्यक्तियों को कार्य प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें काम के घंटे निर्धारित होंगे, काम में विश्राम के समय निर्धारित होगा और उनकी जो सैलरी फिक्स है ये सभी कानून के द्वारा निर्धारित की जाएगी, ओवर टाइम निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारे पहले से ही कानून के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अगर दूसरा देखिए काम के अधिकार के अलावा तो जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार, इसमें देखें तो बी जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार। जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार, जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार, यानी अपने जीवन का जो स्तर है वो बनाए रखने का अधिकार भी यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। तो जीवन स्तर बनाए रखने के अधिकार से मतलब है सभी नागरिकों स्वास्थ्यप्रद एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कम जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार, यानी इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा, इनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर इनका जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार सभी नागरिकों को राज्य या सरकार देती है। साथ में राज्य का कर्तव्य है कि इनको सामाजिक रूप से सुरक्षा दी जाएगी और इनके कल्याण और सुरक्षा संबंधी जो भी आवश्यक योजना है वो इनको चलाई जाएगी ताकि इनके जीवन स्तर को बनाए रखा जा सके। आगे देखते हैं तो मजदूरों के अधिकार। अगर सी पॉइंट देखें तो मजदूरों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार यानी जो कंपनीज में वगैरह में काम करते हैं मजदूर, उनके अधिकारों की बात यहाँ पर हो रही है। उनके अधिकारों को भी कानून द्वारा निश्चित किया गया है कि मजदूरों के क्या क्या अधिकार रहेंगे, इनको अभी निर्धारण कानून द्वारा किया गया है। तो मजदूरों को पहला तो मजदूर अपना यूनियन बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार इनको प्राप्त है। मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है।
सौदेबाजी और सामूहिक रूप से कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी अपने पारिश्रमिक को लेकर सौदेबाजी भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करने का भी अधिकार प्राप्त है। तो भौतिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा में ये 3 अधिकार प्राप्त है। काम का अधिकार यानी सभी नागरिकों को कार्य प्राप्त करने का अधिकार है। कार्य के घंटे, विश्राम समय और अन्य सेवा शर्तें जो होगी वो ओवर टाइम वगैरह जो अन्य सेवा शर्तें पूरी होगी वो कानून द्वारा फिक्स की जाएगी, यानी कानून द्वारा निश्चित की जाएगी। जीवन स्तर को बनाए रखने के अधिकार के अंतर्गत आता है उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, सामाजिक योजनाएं, इस तरह की योजनाएं जो आवश्यक होगी वो इनके लिए रखी जाएगी, क्रियान्वित की जाएगी, जिससे कि इनका जीवन स्तर जहां पर बना हुआ है उससे ऊपर उठ सके या वहां पर रह सके, उससे नीचे न जाए। मजदूरों के अधिकारों को देखें तो मजदूरों के अधिकारों में मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार है, अपने पारिश्रमिक की सौदेबाजी करने का अधिकार है और समूह में कार्य करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो ये 9 अधिकार जो है जापान के नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अब हम शुरू करते हैं नागरिकों के अधिकारों के बाद नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं जापानी नागरिकों के, तो उसका अध्ययन हम करते हैं। अगर आगे बात करें तो जापान के नागरिकों के कर्तव्य की अगर बात करें, अधिकार तो हमने पढ़ा था, कुछ अधिकार लगभग अधिकार भारत के जो अधिकार है उनसे मेल खाते हैं। तो नागरिकों के अगर कर्तव्य की बात करें तो 5 कर्तव्य मेन रूप से दिए गए। पहला, संविधान के प्रति भक्ति रखना, यानी संविधान का पालन करने वाला होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान की बातों का जो पालन करना है वो उसे पालन करे, यानी देशभक्ति की भावना उसमें होनी चाहिए। अगर दूसरी बात करें तो कानूनों का पालन करना, यानी जो भी संविधान में कानून दिए गए उन कानूनों का पालन करना उनका अनिवार्य रूप से कर्तव्य है कि सभी नागरिक उन कानूनों का पालन करें और उनके प्रति देशभक्ति रखें। तीसरा अगर देखें तो कानून द्वारा निर्धारित करों को चुकाना, यानी जो टैक्स कानून ने निर्धारित किए हैं उन कानून के द्वारा जो निर्धारित किए गए टैक्स हैं उनको समय पर पूर्ण करना, यानी समय पर चुकाना, यह हमारा नागरिकों का तीसरा कर्तव्य है। काम करना, यानी कि जापानी नागरिकों का यह कर्तव्य और अधिकार दोनों है। काम करने का अधिकार भी प्राप्त है, यानी काम उनको प्राप्त करना ये अधिकार भी प्राप्त है, और उसका कर्तव्य यानी खाली नहीं बैठना। कुल मिला के तो प्रत्येक व्यक्ति को काम करते रहना है, यह उनका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। काम प्राप्त करने का अधिकार है और काम को लगन से करना ये उनका कर्तव्य है। तो काम करना अधिकार और कर्तव्य दोनों में आता है। खाली नहीं बैठना, उनको कुछ न कुछ काम करते रहना है। और काम दिलाने का अधिकार किसका है? सरकार का। और काम को अच्छी तरह से करने का अधिकार कर्तव्य किसका है? नागरिक का। तो यह अधिकार और कर्तव्य दोनों में आता है। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना, यानी जो अपने बच्चों की शिक्षा है उनको दिलाना, यह जापानी नागरिकों का अनिवार्य कर्तव्य है, यानी अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना, जो कि सामान्य शिक्षा जापान के संविधान के अंतर्गत दी गई है। सामान्य शिक्षा अपने बच्चों को दिलाने का जो कर्तव्य है वो माँ बाप को उन्हें पूरा करना चाहिए। यह एक अनिवार्य कर्तव्य है, अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा दिलाना, यह इसका अनिवार्य कर्तव्य। तो ये हमारा टॉपिक अब समाप्त होता है, जापान के नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।